प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने आपको सीधे ही 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में कन्वर्ट किया है, तो आज आपको ये मानना है कि हम 12th क्लास में आ गए और आपको अपनी जो पढ़ाई है वो निश्चित रूप से और एक समय अनुसार शुरुआत करनी है आपकी पढ़ाई की और खुद को एक बोर्ड परीक्षा की तरह तैयार करना है। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की। सरस्वती विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी में लगभग सभी विषयों को हम आपको स्टडी करवाएंगे और उसमें से विषय राजनीति विज्ञान। हालांकि आपने 11वीं में जो राजनीति विज्ञान का पोर्शन पढ़ा था उसमें कुछ विचारधाराएं भी थी, उसके अलावा संविधान का छोटा सा पार्ट था कि संविधान बना कैसे, और इसमें अपन पढ़ेंगे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। पहले 11वीं में पढ़ा कि संविधान बना कैसे, और अब पढ़ेंगे अपन कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन संविधान की विशेषता है। हालांकि 11वीं में भी आपके प्रमुख अवधारणाएं थी और 12th में भी आपके प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसके बाद संवैधानिक विकास को अपने 11वीं में पढ़ा था, और यहाँ पे पढ़ेंगे कि संविधान के बाद क्या क्या जो भारतीय विकास में और भारतीय राजनीति में क्या क्या मूलभूत परिवर्तन आए। तो अपना जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा, जैसे बोर्ड में निश्चित रूप से होता है, और 80 नंबर के पेपर में राजनीति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों का मतलब ये हुआ, एक तो अपना संविधान का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा अवधारणा का, जिसमें पूर्ण रूप से अवधारणाएं दी गई। दोनों ही पोर्शन 40-40 नंबर के होंगे। पहले पोर्शन की सबसे पहले बात करें तो ये पोर्शन 40 अंक का होगा, और इसमें अवधारणा क्या होती है, किसी भी वैज्ञानिक द्वारा, किसी भी राजनीतिज्ञ द्वारा अपने अपने जो मत दिए गए उनको अपन अवधारणाएं कहेंगे, और अपने जो संविधान में मुख्य रूप से कौन कौन से घटक लिए गए, कौन कौन सी मुख्य अवधारणाएं विचारधाराएं दी गई, उनको अपन इस अवधारणाओं में शामिल करेंगे। सबसे पहले अवधारणा है न्याय। न्याय क्या होता है? जस्टिस। न्याय को अपने संविधान में 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। इस तरह से अपन न्याय को देखेंगे कि न्याय का सामाजिक स्तर पे कैसे विकास हो सकता है, क्या प्रकार है। उसके बाद राजनीतिक न्याय, राजनीति में कैसे अपन न्याय को परिभाषित करेंगे। उसके बाद धर्म। आप सबको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है, तो वो सारा धर्म का समस्त जो अपन लेखन है वो सब अपन धर्म के पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद शक्ति, सत्ता और वैधता, तीनों में क्या अंतर है। जब किसी भी व्यक्ति में शक्ति होती है तो उसको प्राप्त होती है सत्ता। सत्ता की प्राप्ति के बाद वो वेद या अवैध मार्गों पे चल के वेदता के मार्ग को अपनाता है। तीसरा है स्वतंत्रता और समानता। आपको पता होगा भारत की उद्देशिका या भारत की प्रस्तावना में इन शब्दों को भी जोड़ा गया, स्वतंत्रता और समानता। लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और सभी धर्म, जाति, मूल, वंश उसके आधार पर समानता को अधिव्यापित किया गया है। उसके बाद समाज की अवधारणा, समाज में किन किन तत्वों का मुख्य रूप से योगदान होता है। संस्कृति, भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्नता में एकता है, और भारत की सभी संस्कृतियों की अवधारणा को इसमें दिया गया। उदारवाद क्या है? भारत ने अपनी राजनीति में या फिर संविधान में उदारवाद के तत्वों को शामिल किया है। कठोरता नहीं अपनाई, प्रत्येक जो अवधारणा होगी उसके प्रति उदार भावना रखी। कार्ल मार्क्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए, राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के संबंध में अपने विचार दिए। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा, जो विचारधारा है उसको अपन मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, और उसी मार्क्सवाद की अवधारणा को अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने भी अपनी राजनीति के संबंध में, महात्मा गांधी की बहुत सारी विचारधारा राजनीति के संबंध में, आर्थिक संबंध में, उसके अलावा जो उन्होंने एक राजनीति के संबंध में अपनी विचारधारा दी उसको अपन गांधीवाद कहते हैं। तो गांधी जी ने राजनीति के संबंध में क्या क्या अपने विचार प्रकट किए वो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। और उसके अलावा समाजवाद, भारत सभी समाज का, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये तो हुआ पहला प्रश्न अपने अवधारणा का। अपन ने पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले अवधारणाएं पढ़ी, इतनी अवधारणा को अपन को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा, अवधारणा के अंदर ही दूसरा प्रश्न बांटा है आर्थिक और सामाजिक विकास। राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र दोनों ही आपस में सब्जेक्ट का जुड़ाव है, तो अपन इसमें पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक और सामाजिक विकास कैसे हुआ। इसमें से जो प्रमुख रूप से पहला जो टॉपिक हुआ अपना नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना चलाता था योजना आयोग, उसके अंतर्गत ही उसको चेंज करके एक नया आयोग बनाया गया नीति आयोग। तो उसका गठन कैसे, प्रावधान किए गए, कैसे बना, वो सब अपन नीति आयोग पढ़ी। दूसरा इसमें दिया हुआ पर्यावरण का संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन से तत्व हैं राजनीति में, कौन से तत्व ऐसे हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे। तीसरा अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? किसी भी देश की
अर्थव्यवस्था को या राजनीति को या उसकी संस्कृति को किसी अन्य विश्व के सभी देशों से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। सबको पता होगा 1992 में 3 आर्थिक सुधार किए गए थे, जिसमें से एक था वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण पाठ के हिसाब से अपन पढ़ेंगे कि भारत की जो राजनीति है उसको कैसे विश्व के साथ जोड़ा जाए। और अगला अपना टॉपिक है महिला आरक्षण और उसकी भूमिका। देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब देश आजाद हुआ तब महिलाओं की लगभग 50% आजादी थी और वर्तमान में भी लगभग 48% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की। महिलाओं के लिए तो 33% जो रिजर्वेशन की बात चली आ रही 1974 के बाद, लगभग हर सरकार ने इसकी पैरवी की, लेकिन अभी तक ये सार्थक नहीं हो पाया। उसके ऊपर अपना एक पूरा पाठ है कि किस किसने महिला आरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए और इसकी अपने देश के विकास में, आर्थिक सामाजिक के विकास में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही, वो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस एक पाठ में 2 प्रमुख रूप से पार्ट है, छोटे छोटे भाग की। एक तो अवधारणा वाला भाग है और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास। और ये पूरा का पूरा पोर्शन होगा अपने 40 अंक का। फिर जो दूसरा पोर्शन है पार्ट बी, पार्ट बी में पूरा का पूरा बताया गया संविधान के बारे में। कैसे संविधान में कौन कौन से तत्व हैं, क्या संविधान की विशेषता है। हालांकि अपन ने 11th में पढ़ा था कि संविधान बना कैसे, और अब पढ़ेंगे कि संविधान में क्या क्या चीजें, क्या क्या अंदर जो आर्टिकल है, क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपना जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां अलग अलग रूप से दी गई है, जिसमें लगभग देश की विधि या देश का कानून किस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से पूरा का पूरा उसमें लेखा जोखा किया गया है। किसी भी राज्य या किसी भी देश को चलाने के लिए कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। अब संविधान में क्या क्या पार्ट है, सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती है। संविधान में कौन कौन से ऐसे मूल तत्व हैं जो हमारे को प्रमुख समानता है या आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मजबूत हथियार प्रदान करता है, वो है अपना संविधान। विशेषताओं में मोटे रूप से देखें तो इसमें मूल अधिकार है, नीति तत्व भी हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है और अपने यहाँ गणतांत्रिक शासन है। तो मुख्य रूप से ये विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना ऊपर जब 1950 में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उसके बाद से ही चला रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जैसे हम ये पूरी की पूरी पाठ्यक्रम योजना बना रहे हैं अपने सिलेबस की, वैसे ही संविधान में पूरी जो पाठ्यक्रम योजना वो दी हुई है प्रस्तावना को अपने इंडेक्स के हिसाब से, और उसको उद्देश्य हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। तो संविधान की उद्देशिका या इंडेक्स माना जाता है किसको? प्रस्तावना को। इसके ऊपर पूरा विश्लेषण से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला अपना है मूल अधिकार। संविधान में मूल अधिकार 7 दिए गए थे, एक को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अगर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भी उसके अधिकारों को लेकर अगर हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ मान लो कोई अत्याचार होता है तो एक ही स्थिति में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वो स्थिति है मूल अधिकारों का हनन। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए दिए गए और इसका जो संरक्षण का कार्य किया करता है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है नीति हिंसक तत्व, ये राज्यों के लिए। राज्यों को स्पेशली बताया गया है कि आपको लोगों के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, और वो सब दिए हुए नीति हिंसक तत्व में। और इसके अलावा एक दिए गए आपके मूल कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या है? मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। अपना एक कर्तव्य है राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत होते समय अपन को खड़ा होना पड़ता है। दूसरा पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना, ये सब अपने क्या है? कर्तव्य। और 11 कर्तव्य कुल दिए गए हैं इसमें भारत के संविधान में। हालांकि ये संविधान के बाद जोड़े गए 1976 में। उसके बाद संविधान में जो अपनी संसद है, संसद किस तरह से कार्य करेगी सबको पता है। संसद के 3 प्रकार हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और जो आपकी सरकार के अंदर जो संसद है, संसद में 2 प्रकार है, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा इसमें सम्मिलित है। और राष्ट्रपति कोई भी मान लो बिल हो तो उसके ऊपर हस्ताक्षर तब तक राष्ट्रपति के नहीं होंगे तब तक कोई भी बिल उसमें वैध नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको संसद का हिस्सा मानते हैं। संसद में 2 लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही अलग अलग संसद है। लोकसभा जिसको लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन कहते हैं, राज्यसभा जो कि राज्यों की एक सदन या राज्यों की सभा हो। अब सबसे पहले बात करते हैं संघीय सरकार, जो संघ सरकार या केंद्र सरकार जो पूरे भारत में शासन संचालन करती है। उसके अंदर अपन राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और उसके अलावा जितने भी विभाग वो सब के सब शामिल होते हैं संघीय सरकार। फिर न्यायपालिका, अपनी न्यायपालिका एकीकृत है एक ही रूप में, जैसे सबसे पहले सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका का सारा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है और सबसे ऊपरी कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था, गांव की सरकार। कैसे होगी गांव की सरकार? हालांकि इसको संविधान में आर्टिकल 40 के तहत गांधीवादी अवधारणा के तहत इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 40 में, लेकिन बाद में कब 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और गांव की सरकारों के लिए जैसे सरपंच, पार्षद, वार्ड पंच, मेयर, ये सब इन सबकी व्यवस्था की गई पंचायती राज व्यवस्था में। इसके अंदर दो भाग है, एक गांव की सरकार और एक नगरों की सरकार। इसको भी इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये तो हुआ सारा संविधान का पोर्शन। संविधान में कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से आर्टिकल है, किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्तमान में भारत में पूर्णतः लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। तो लोकतंत्र की चुनौतियां क्या होगी वर्तमान में? अपने सामने कौन कौन सी लोकतंत्र की चुनौतियां आ रही है, कौन कौन सी विदेश नीति है। भारत अन्य देशों से जो भी अपनी नीति या जो भी व्यापार करता है वो विदेश नीति के अंतर्गत है। तो भारत की अन्य देशों के साथ कैसे होगी विदेश नीति, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। विदेश नीति के तहत अपन पढ़ेंगे विश्वव्यापी एक संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत इसका सदस्य है और इसके अभी वर्तमान में 113वें सदस्य है। उसमें से भारत भी सदस्य और 5 वीटो पावर शक्तियां हैं, जिसका प्रयास भारत निश्चित रूप से कर रहा है शामिल होने के लिए। उसके अलावा एक संगठन है सार्क, जिसको हिंदी में दक्षिण भी कहते हैं, जिसके 8 सदस्य देश है, जिसमें भारत भी शामिल है। और एक देश है आसियान, जो कि दक्षिण क्षेत्रीय देशों का एक संगठन बनाया गया है आसियान, उसका भी भारत क्या है सदस्य है। उसके बाद अपन बात करेंगे विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ। जब तक पड़ोसी अच्छे नहीं है, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो पड़ोसी नीति के तहत पाकिस्तान, नेपाल और चीन, इन तीनों देशों की मुख्य रूप से जो विदेश नीति है उसको अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद गुट निरपेक्षता। गुट क्या होता है? किसी भी दल में शामिल करना। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब विश्व 2 धड़ों में बटा, एक रूस और एक अमेरिका। तब प्रत्येक देश या तो अमेरिका के साथ जा रहे थे या रूस के साथ जा रहे थे, तो अपना अपना गुट बनाने के लिए तत्पर हो रहे थे और अपने अपने गुट में शामिल हो रहे थे। लेकिन तब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने कहा हम अमेरिका से भी व्यापार करेंगे, रूस से भी व्यापार करेंगे, हमारा संबंध दोनों से अच्छा है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की प्राथमिक जो सबसे इंपोर्टेंट शब्द है, इसके ऊपर भारत सब कुछ कार्य करता है। तो ये होगी अपनी गुट निरपेक्ष नीति। उसके अलावा आएगी लोकतंत्र चुनौतियां। क्या क्या लोकतंत्र की चुनौतियां? सबको पता है जातिवाद। आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद और सांप्रदायिकता। भारत में हालांकि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है, फिर भी ऐसे कोई असामाजिक तत्व हैं उनके कारण जातिवाद या सांप्रदायिकता फैल रही है। और सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद। पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, इससे आतंकवाद का जो प्रसार हो रहा है उसके ऊपर लोकतंत्र कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के ऊपर हावी हो रहा है आतंकवाद, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। और क्षेत्रीयवाद क्या होता है? अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि करना। जैसे कोई भी एमएलए है वो पूरे जिले का या पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि न करते हुए अपने विशेष क्षेत्र के मुद्दे उठाना, तो उसको अपन कहेंगे क्षेत्रीयवाद। अपने ही क्षेत्र को ध्यान में रखना क्षेत्रीयवाद कहलाता है। और अंतिम है गठबंधन की राजनीति। जैसा कि जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद 1952 में पहली सरकार बनी, उसके बाद लगभग 1990 तक एक ही सरकार बनती थी, एक ही दल की सरकार बनती थी। और उसके बाद स्टार्ट हुई गठबंधन की राजनीति। सबसे पहले 10 दलों ने मिलकर सरकार बनाई, 2 साल तक चली। फिर 27 पार्टियां साथ में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई। और वर्तमान में भी जो सरकार है, जैसे गठबंधन की बात करें, 2 बड़े बड़े गठबंधन है, एनडीए और यूपीए। एनडीए में मुख्य पार्टी बीजेपी और यूपीए में कांग्रेस। और वर्तमान में भी जो सरकार है उसको अपन बीजेपी की सरकार न कहते हुए सरकार कौन सी है? एनडीए की। 2 गठबंधन मुख्य रूप से अपनी राजनीति में। तो इस हिसाब से अपन दोनों 40-40 अंकों में दोनों पार्टों को बांटा है और अपना टोटल पेपर होगा 80 नंबर का। तो अभी से आपको सारी की सारी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और आपको एक ही ध्यान में रखना है कि अब हम 12th में आ चुके हैं, घर पे रहना, घर पे रहते हुए पढ़ाई करनी, कोई किताब वगैरह लाने की जरूरत नहीं। आपके सब पीडीएफ या तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल के ग्रुप में भेज दी जाएगी या आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हो। अपनी एक नोटबुक बनाएं स्पेशल रूप से, जिसमें पूर्ण रूप से आज से ही स्टार्ट करें और नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। जितना हमेशा आपको
पढ़ाया जा रहा है उतना हमें से निश्चित रूप से पढ़े। धन्यवाद।